इंडिया के मैप में अगर आप ईस्ट की तरफ नजर डालेंगे तो आपको एक देश दिखेगा भूटान, और इसके साथ ही एक स्टेट भी दिखेगा जिसका नाम है सिक्किम। केरल के एरिया के बराबर वाले भूटान में आज 84% बौद्ध और 11% हिंदू आबादी रहती है। इसकी टोटल आबादी सिर्फ 8 लाख है। आज भूटान एक देश है, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के पास कभी मौका था कि वो भूटान को भारत में शामिल कर ले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वहीं दूसरी तरफ सिक्किम जैसा एक राज्य भी है जिसे देश में मिलाने के लिए काफी लंबे टाइम तक कोशिश की जाती रही। आज के इस वीडियो में मैं आपको भूटान के भारत में ना मिल पाने के कारण बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। भूटान और भारत के रिलेशन काफी पुराने हैं, लेकिन भूटान और भारत के रिश्तों की असल कहानी शुरू होती है साल 1730 से, वो भी एक युद्ध से। पश्चिम बंगाल के पास कूच बिहार नाम की रियासत थी। साल 1730 में मुगलों ने यहां अटैक कर दिया। तब कूच बिहार की सीमा भूटान से लगती थी, सो यहां के राजा पहुंच गए भूटान मदद मांगने के लिए। इधर भूटान ने मदद तो की, लेकिन इसके बदले में इन्होंने कूच बिहार पर कब्जा कर लिया और साल 1760 तक कूच बिहार भूटान के पास रहा। कूच बिहार के राजा इनकी कठपुतली हुआ करते थे। करीब 10 साल तक भूटान कूच बिहार का मालिक बनकर रहा, लेकिन 1770 के दशक में एक बड़ा पलटवार हुआ। इस टाइम पर कूच बिहार के राजा के शाही परिवार में फूट पड़ गई। दरअसल हुआ यह कि 1765 में अंग्रेजों का कंट्रोल पूरे बंगाल पर हो गया। इसी समय कूच बिहार के राजा भी आपस में लड़ पड़े। यहाँ पर 2 गुट बने, जिसमें से एक के राजा महाराजा धरेंद्र नारायण ने अंग्रेजों से मदद मांगी। साल 1772 में धरेंद्र नारायण और अंग्रेजों के बीच एक डील हुई। इस डील के हिसाब से अंग्रेजों ने कूच बिहार से भूटान की सेना को भगा दिया और खुद कूच बिहार के मालिक बन गए। वहीं इन्होंने भूटान से सीधी दुश्मनी भी पाल ली। ईस्ट इंडिया कंपनी के आगे भूटान की सेना कुछ भी नहीं थी, इसलिए मजबूरी में भूटान ने साल 1774 में एक एग्रीमेंट किया। इसके तहत भूटान ने कूच बिहार से अपनी आर्मी हटाई और भूटान के लकड़ी के बिजनेस में ईस्ट इंडिया कंपनी को जगह भी मिल गई। कूच बिहार की तरह ही बंगाल और आज के असम के पास 350 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हुआ करता था दुआर। इसको लेकर भी भूटान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई थी, जो कि करीब 80 साल तक चलती रही। फाइनली साल 1834 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने असम के दुआर इलाके पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। एक बार फिर दोनों के बीच में सुलह हो गई, लेकिन भूटान भी चुप बैठने वालों में नहीं था। लगातार हार मिलने के बावजूद साल 1862 में भूटान ने सिक्किम और कूच बिहार दोनों पर अटैक कर दिया, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला और आखिर में एक बार फिर से संधि हुई, जिसे सिंचुला की संधि कहा गया। इस संधि के हिसाब से असम और बंगाल के द्वार पर ब्रिटिश राज का फिर से कब्जा हो गया। बदले में भूटान को अंग्रेजों की तरफ से सालाना 50,000 की रकम मिली। ठीक इसी टाइम पर भूटान की इंटरनल पॉलिटिक्स में भी बड़ा बदलाव आया। 1870 के दशक में भूटान के लीडर्स आपस में लड़ने लगे। एक तरह से सिविल वॉर की सिचुएशन हो गई, लेकिन इसी मुश्किल हालत में एक नए लीडर ने भूटान को संभाला। साल 1885 में एक नए लीडर सबके सामने आए। इनका नाम था उग्येन वांगचुक। वांगचुक ने भूटान को एकजुट किया और भूटान के विकास को लेकर काफी काम किया। लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने भूटान को बदल कर रख दिया, और यह इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह घटना भूटान में नहीं हुई थी। दरअसल 1886 में तिब्बत ने सिक्किम पर हमला कर दिया। तब सिक्किम ब्रिटेन के पास था और इस तरह से तिब्बत और ब्रिटेन के बीच में जंग छिड़ गई। इस मौके का फायदा उठाया भूटान के राजा वांगचुक ने और उन्होंने इस मामले में बीच बचाव किया। साल 1904 में एक लंबी बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच में समझौता हो गया। उग्गेन अपने कामों से खूब फेमस हुए। साल 1907 में इन्हें भूटान का राजा डिक्लेयर किया गया। आज भी भूटान में इन्हीं के वंशज का राज चलता है। तिब्बत का समझौता कराने के बाद भूटान और ब्रिटेन की सरकार को लगा कि अब मुसीबत खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा था नहीं। साल 1910 में चाइना ने तिब्बत पर हमला कर दिया। यही नहीं, चाइना ने तिब्बत के साथ साथ सिक्किम और भूटान पर भी अपना दावा ठोक दिया। फिर चाइना के हमले से बचने के लिए भूटान ने साल 1910 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ पुनखा की संधि की। इस संधि के तहत भूटान की सिक्योरिटी ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी हो गई
और पहले जो 50,000 रुपए भूटान को मिलते थे उन्हें बढ़ाकर वो 1 लाख रुपए कर दिया गया। भूटान का डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी भी ब्रिटिश राज के पास आ गए थे। बदले में ब्रिटिश सरकार ने दावा किया कि वो भूटान के इंटरनल मैटर्स में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। खैर, उज्ञेन वांगचुक ने 1926 तक भूटान पर राज किया। अपने आखिरी दिनों में उन्हें लगा कि ब्रिटिश सरकार उनके परिवार को हटाकर ब्रिटेन पर कब्जा कर लेगी, इसलिए 1924 में उन्होंने ब्रिटिश सरकार से आश्वासन लिया कि भूटान पर वांगचुक परिवार का ही शासन बना रहेगा। इसके बाद कहानी आगे जाती है साल 1946 में, जब देश में सभी रियासतों को एक करने की बात चल रही थी। ठीक इसी टाइम पर सिक्किम और भूटान को लेकर भी बातें चल रही थी। इसी टाइम पर खबर आती है कि तिब्बत, सिक्किम और भूटान एक नया गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन तीनों ही राज्यों को डर था उस टाइम पर कि उन्हें भारत और चाइना से प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। सिक्किम में तैनात आखिरी ब्रिटिश अफसर आर्थर हॉपकिंसन ने भारतीय लीडरशिप को तब इस मामले में चेतावनी भी दी थी। हॉपकिंसन लिखते हैं, भारत के लिए बहुत जरूरी है कि भूटान के साथ उसके अच्छे संबंध हो, वरना वो चीन की बाहों में जा सकता है। भूटान और सिक्किम दोनों पहाड़ी राज्य थे। दोनों को डर था कि मौजूदा संधियों के चलते उन्हें भी बाकी रियासतों की तरह ट्रीट किया जाएगा। इसलिए दोनों राज्यों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वो बाकी रियासतों से अलग हैं, उनकी संस्कृति और उनका धर्म अलग है। भूटान ने 1910 में हुई संधि का हवाला दिया और कहा कि उन्हें बाकी राज्यों के साथ ग्रुप न किया जाए, क्योंकि 1910 की संधि के तहत उन्हें आंतरिक स्वायत्तता की गारंटी मिली हुई थी। फिर जून 1947 में भूटान की तरफ से माउंटबेटन को एक लेटर में लिखा गया कि भूटान भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहता। संविधान सभा में भी नेहरू ने एक्सेप्ट किया कि सिक्किम और भूटान बाकी रियासतों की तरह नहीं हैं, बल्कि ये दोनों आजाद हैं और इन्हें भारत की सिक्योरिटी मिली हुई है। इसके बाद साल 1948 में भूटान और भारत के बीच एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर दस्तखत हुए। फिर प्रधानमंत्री नेहरू ने भूटान को वार्ता के लिए निमंत्रण भेजा। 16 अप्रैल 1948 को केपीएस मेनन भारत के पहले फॉरेन सेक्रेटरी का पदभार संभालते हैं और इसके 3 दिन बाद यानी 19 अप्रैल को उनकी भूटान डेलीगेशन से मुलाकात होती है। इसके बाद अगले दिन पीएम नेहरू डेलीगेशन से मिलते हैं। नेहरू के साथ ये मीटिंग करीब 1 घंटे चली, जिसका नतीजा ये था कि भारत भूटान के इंटरनल मैटर्स में दखल नहीं देगा। इसके तुरंत बाद नेहरू ने भूटान के सामने 2 प्रपोजल रखे। पहला ये कि भूटान भारत में मिल जाए और इसके बाद उसे राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन उसकी ऑटोनॉमी, उसकी स्वायत्तता बरकरार रहेगी। दूसरा ऑफर था कि भूटान भारत के साथ एक ट्रीटी करे। इसके तहत भूटान अपना डिफेंस, कम्युनिकेशन और विदेश मामलों को भारत को सौंप दे। भूटान इसके लिए रेडी नहीं था। फिर आखिर में नेहरू ने इस बात पर एग्री किया कि कम्युनिकेशन भूटान के पास ही रहेगा, भारत सिर्फ विदेश और डिफेंस के मामलों में भूटान को गाइड करेगा। इस तरह भूटान और भारत के बीच साल 1949 तक ऐसे ही कम्युनिकेशन चला और आखिर में 9 अगस्त 1949 को भूटान और भारत के बीच एक समझौता हुआ। यही समझौता भारत और भूटान के रिलेशंस की नींव भी बना। इस समझौते के तहत भारत ने भूटान को एक ऑटोनोमस, एक आज़ाद देश के तौर पर एक्सेप्ट किया, जो भारत की सुरक्षा में रहेगा। यानी भूटान के विदेश मामले भारत के दिशा निर्देश, उसके गाइडेंस पर तय होंगे। साल 1954 में पीएम नेहरू ने पहली बार भूटान के राजा जिग्मे दोरजी वांगचुक को रिपब्लिक डे पर गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया था। साल 1958 में नेहरू खुद भूटान के दौरे पर पहुंचे। इस दौरे में इंदिरा गांधी भी उनके साथ थी। इस दौरे के बाद से दोनों देशों के बीच के रिलेशन स्ट्रांग होते गए। शुरुआत में भूटान की तरफ से विदेश मामलों को भारत को सौंपने के लिए कुछ हिचकिचाहट थी, लेकिन 1959 में जब चाइना ने तिब्बत पर पूरी तरह कब्जा कर लिया, तब भूटान में भारत के लिए एक्सेप्टेंस और बढ़ गई। तब से लेकर आज तक भूटान और भारत के बीच में क्लोज रिलेशन है। हालांकि भूटान कभी भी फिर भारत का हिस्सा नहीं बन पाया। तो दोस्तों, ये थी कहानी भूटान के भारत का हिस्सा ना बनने की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।